हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 6 के बारे में, रेखाएं और कोण। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले सारे बेसिक्स, जिससे पूरी छठी प्रश्नावली जो है हमारी सॉल्व हो जाएगी। और अगर हमने एक भी पॉइंट यहाँ पर मिस कर दिया तो फिर हमें चैप्टर के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो मेक श्योर कि वीडियो लास्ट तक पूरा देखना और सारे पॉइंट्स को क्लियर करना है। फिर जो प्रमेय हैं और जो प्रश्नावली के प्रश्न हैं वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं वीडियो को। रेखाएं और कोण। तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट आता है रेखाओं का। तो रेखाएं क्या होती है? रेखाओं से पहले हम बात करते हैं एक बिंदु के बारे में, जिसको हम कहते हैं डॉट। इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, वो डॉट को हम यहाँ कहते हैं बिंदु। क्या कहा जाता है इसे? बिंदु। अब बिंदु का न तो कोई आकार होता है, ना क्षेत्रफल होता है, न परिमाप होता है। अब यहाँ पर जो बिंदु है, बिंदु में भी अलग अलग प्रकार हैं। जैसे एक रेखा है और उस पर हमने ले लिया बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी। अब यहाँ गौर कीजिएगा, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी चारों एक ही रेखा पर स्थित हैं, इसलिए इन्हें हम कहेंगे संरेख बिंदु। क्या कहेंगे? संरेख बिंदु। इसके विपरीत अगर एक बिंदु में यहाँ ले लूँ ए, बी और यहाँ ले लेता हूँ सी, तो देखो एक सरल रेखा पर हमारे ये बिंदु यहाँ आ गए हमारे ए और बी, लेकिन जो सी है वो इस एक सरल रेखा पर नहीं है। तो ये कहलाएंगे असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु का मतलब ये हुआ वो बिंदु जो कि एक सरल रेखा पर नहीं है, वो असंरेख बिंदु कहलाएंगे। जबकि वो बिंदु जो एक ही सरल रेखा पर स्थित हो उनको संरेख बिंदु कहते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने की है, ये अगर हम कहते हैं कि सर ये ए और बी, ये दो बिंदु तो एक ही रेखा पर है ना, तो ये तो दोनों क्या हैं? इस रेखाखंड के अंतिम सिरे हैं, तो ये तो एक ही रेखा पर होने ही है। तो संरेख बिंदुओं की जब परिभाषा की बात करें तो वहां पर 3 या 3 से अधिक बिंदु होना आवश्यक है, तभी वो बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाएंगे। तो ये था हमारा बिंदु का कंसेप्ट। अब हम चलते हैं इसके बाद रेखाओं पर। ये हमारा बिंदु कंप्लीट। बिंदु के बाद हम बात करेंगे बेटा किरण पर। किरण क्या होती है? आपकी क्लास में पढ़ने वाली किरण की बात नहीं कर रहा, रेखा गणित की किरण के बारे में बात करें ना। तो रेखा क्या होती है? एक बिंदु से निकलती है और एक सरल दिशा में गति करती है। जैसे होता है ना कि सूरज जो है, उस सूरज की किरणें निकलती है और पृथ्वी तक आती है, तो वो एक ही सरल दिशा में गति करती है। इन्हें एक ही दिशा में बढ़ाया जा सकता है। अपने स्रोत, उद्गम स्रोत से एक सरल रेखा में गमन करती हैं, उसे हम किरण कहते हैं। इसे बैक में नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। अगर एक ऐसी रेखा, ऐसे लाइन, ऐसी आकृति, ऐसी किरण जिसको दोनों साइड बढ़ाया जा सके, तो उसको हम कहते हैं रेखा। क्या कहा जाएगा? रेखा। रेखा की कोई भी लंबाई निश्चित नहीं होती है, इसे दोनों ही दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब रेखाओं के प्रकार के बारे में समझ लेते हैं कुछ। और उससे पहले सर नहीं बढ़ाया जा सके तो जिसे नहीं बढ़ाया जा सके, दो बिंदुओं के बीच की जो निश्चित दूरी है उसको मिलाने वाली जो सरल रेखा है उसे हम कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड उसको कहा जाता है। तो रेखाखंड की क्या होती है? लंबाई जो है वो निश्चित होती है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है क्योंकि वो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को दर्शाती है। जैसे इस रेखा पे हम दो बिंदु ले लें, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? एक रेखाखंड है जो इनके बीच की सीधी दूरी को बता रहा है। ऐसा नहीं कि हम यूं घुमा के लाएं और यहाँ मिला दें, वो रेखाखंड नहीं है। तो वो क्या है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि वो भी एक रेखा का प्रकार है। अब रेखा के बारे में हम बात करें तो रेखा जो है वो दो प्रकार की होती है। एक वक्र रेखा और दूसरी सरल रेखा। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हम कक्षा 3-4 से सीखते आ रहे हैं, और अभी इनको सभी को हम 9th क्लास में एक साथ देखने वाले हैं। सरल रेखा जो होती है वो सरल रेखा
सीधी होती है, और वक्र रेखा जो होती है इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, वक्र रेखा या आड़ी तिरछी रेखा कहते हैं। अब सरल रेखा में फिर सरल रेखा 3 प्रकार की होती है। सर सरल रेखा 3 प्रकार की, बिल्कुल सही बात है कि सरल रेखा 3 प्रकार की होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक आड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा और एक तिरछी रेखा। तो एक को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा, क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा, और इंग्लिश में हम कहेंगे उसको हॉरिजेंटल लाइन, जो इस तरह से होती है एक्स अक्ष के समांतर। एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, कौन सी, ऊर्ध्वाधर रेखा, खड़ी लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है। और एक होती जो फिसल पट्टी की जैसे होती है, इस तरह से या इस तरह से, उसको हम क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताओ, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। यस, नहीं पता, इसे हम कहते हैं स्लैंट लाइन, तिरछी रेखा, या गणित की भाषा में कहें तो तिर्यक रेखा। क्या कहा जाता है, तिर्यक रेखा। तो ये बेसिकली सरल रेखा के प्रकार हुए। तो रेखा में वक्र रेखा और सरल रेखा, सरल रेखा के फिर 3 प्रकार, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा और तिर्यक रेखा। यहाँ तक की बात क्लियर। अब हम बात करेंगे रेखाओं के युग्म के बारे में। युग्म का मतलब जोड़ा। जैसे आप आपके क्लास के बच्चों के साथ बैठते हैं तो अलग अलग तरीके से रहते हैं, तो उसी तरह से जो रेखाएं हैं, ये क्लास में एक से ज़्यादा रेखाएं जब हो जाए तो वो किस तरह से रहेगी उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो रेखाओं के जो युग्म हैं, रेखाओं के युग्म का मतलब जोड़ा। कैसे, 2 रेखाएं ऐसी हैं जो पक्की सहेलियां हैं, वो एक दूसरे के क्या रहती हैं, इस तरह से रहती हैं कि कभी एक दूसरे की बात काटने का प्रयास नहीं करती। मतलब ऐसी 2 सरल रेखाएं जो रेल की पटरी की जैसे हो, उनके बीच की जो सीधी दूरी है वो हर बिंदु पर क्या हो, समान हो, तो उन्हें हम कहते हैं समांतर रेखा। क्या कहा जाएगा, समांतर रेखा। लेकिन 2 रेखाएं ऐसी हैं जो हमेशा झगड़ा कर रहे, एक दूसरे को काट दें, उनका बस चले तो, है ना, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। ये बड़ी चुगलीखोर होती है ना, जो क्या करती हैं, एक दूसरे की शिकायत करते रहे, मतलब एक दूसरे को जो छेद करते हैं उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ये सारे जो अब रेखाओं के युग्म में 9th क्लास के क्वेश्चंस में हर जगह काम आने वाले हैं। अगर ये समझ में नहीं आए तो हम एक भी क्वेश्चंस इजीली नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। इसके बाद जब 2 रेखाएं जो समांतर हैं और एक लड़ाकू विमान, इन दोनों को ही काट दें, मतलब एक ऐसी रेखा, तीसरी रेखा जो इन समांतर रेखाओं को काटे, उसी को हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कहा जाता है। एक ऐसी रेखा जो 2 समांतर रेखाओं को काटती है उसे कहा जाता है तिर्यक रेखा कहा जाता है। यहाँ तक की बात आपकी क्लियर हो गई होगी। तो रेखाओं के एक सामान्य से हमने सारे प्रकार इन शॉर्ट पढ़ लिए। अब बात करते हैं हम कोण के बारे में। कोण क्या होता है, जब एक बिंदु से एक निकली तो किरण थी और एक किरण और निकाल दी जाए तो उन दोनों किरणों से क्या बनता है, कोण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कोण का निर्माण होता है। कोण के बेसिकली 2 हिस्से होते हैं। ये जो किरणें हैं वो कोण की क्या कहलाती हैं, भुजा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, भुजा। और ये जो बिंदु था इसको हम कहते हैं कोण का शीर्ष। कोण का शीर्ष कहा जाता है। हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि ये 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, समकोण, है ना। जो 90 डिग्री से कम का है उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण। जो 90 डिग्री से भी ज़्यादा का है उसको क्या कहा जाएगा, अधिक कोण। और जो पूरा 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का है, उसे सरल कोण कहा जाता है या फिर ऋजु कोण कहा जाता है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्लियर यहाँ तक की बात। तो ये तो थे
बेसिकली न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और ऋजु कोण। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक जो बिंदु होता है, इस बिंदु के चारों तरफ बनने वाले जो कोण होते हैं, इन कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब मैंने कहा यहाँ पर ये कोई कोण है, ये वाला कोई कोण है और इस कोण को मैंने नाम दे दिया ए। तो ये मान लिया मैंने कि 60 डिग्री का कोण है। तो ये जो शेष कोण है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये इस कोण ए का कौन सा कोण कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं इसको रिफ्लेक्स एंगल, कि किसी कोण को 360 डिग्री में से घटा दो। क्या कर दो? 360 डिग्री माइनस कोण। तो ऐसा करने पर उस कोण का प्रतिवर्ती कोण हमें प्राप्त हो जाता है। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 360 डिग्री माइनस कोण, ये हमारे होता है प्रतिवर्ती कोण। इसके बाद कोणों में भी एक जोड़ा होता है। कोणों में जोड़ा क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा एक कोण है, ये हमारा एक कोण है जिसकी एक ये भुजा है, ये भुजा और ये शीर्ष है। अब इस कोण की एक भुजा और शीर्ष उभयनिष्ठ हो, कॉमन, इसी का यूज करके हम एक और कोण बना दें। ये शीर्ष है और ये भुजा है। अब इससे अगर हम एक कोण और बना दें तो देखो ये कोण और बन गया। तो ये कोण और ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण। तो परिभाषा से क्या हो गया? आसन्न कोण वे कोण होते हैं जिनका शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाते हैं। आसन्न कोणों का जोड़ा समझ में आया। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें कोणों का एक युग्म और देख लेते हैं, जैसे रेखाओं के युग्म देखे थे। एक तो हमारा ये हो गया आसन्न कोण। अब इन आसन्न कोणों को छोड़ के हम दूसरी बात करें तो इनकी एक विशेष स्थिति जहां हम देखें कि ये दो कोण नजर आ रहे हैं हमें, एक कोण ये वाला बन रहा है और एक कोण ये। लेकिन इन दोनों कोणों को हम देखें तो दोनों कोणों का जो योग है वो कितना है? 90 डिग्री का है। कितना? 90 डिग्री का। ये कोण ए और कोण बी मिला करके, कोण ए प्लस कोण बी 90 डिग्री है। तो इस तरह के युग्म को हम कहेंगे पूरक कोण। क्या कहेंगे? पूरक कोण युग्म। ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के 90 डिग्री बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। और अगर ऐसे ही दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, कितना हो? 180 डिग्री हो, तो यहाँ कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो ये संपूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण। अब जरूरी नहीं है कि इनमें ये बराबर ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों इस तरह से होकर एक 90 और दूसरा भी 90 ही हो। ये विशेष स्थितियां हैं, इनमें से कोई भी न्यून कोण और कोई भी अधिक कोण हो सकता है। दोनों दो समकोण हो सकते हैं। जरूरी ये है कि दोनों मिलकर के 180 डिग्री का कोण अब बनाएं। तो ये थे हमारे पूरक कोण और संपूरक कोण। यहाँ तक की बातें तो हमने कक्षा 6 तक ही सीख ली थी, ये अब तक तो उसका रिवाइज था। अब जो स्पेशल केस आ रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा, जिसमें हम देखेंगे समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा मिलकर के क्या करती हैं? विशेष प्रकार के कोण बनाती है जो हमारे प्रमेय के अंदर काम आते हैं। जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो ये रेखा कौन सी कहलाती है? अभी बताया था प्रतिच्छेदी रेखा। और ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम कहेंगे क्या? इस बिंदु को क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु। इस प्रतिच्छेदी बिंदु पर हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर हमें क्या दिख रहे हैं? कोण दिख रहे हैं। इनमें से कोण 1 के सामने कोण 3 है और कोण 2 के सामने कोण 4 है। और विशेष बात यह कि ये बराबर हैं। क्या है? बराबर हैं। और
ये इनका शीर्ष है, ये क्या है, शीर्ष, और ये कोण 3 का भी शीर्ष है और कोण 1 का भी शीर्ष, और शीर्ष के आमने सामने है। देखो इनमें इसकी भुजा एक ये है और एक ये, इसकी भुजाएं ये दो हैं। तो ये जो कोण 1 और कोण 3 हैं, इनका शीर्ष तो उभयनिष्ठ है लेकिन भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये शीर्ष के आमने सामने होने की वजह से शीर्ष प्लस अभिमुख, मुख के सामने, तो इनको हमने कह दिया शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उस प्रतिच्छेदी बिंदु पर आमने सामने वाले जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं, उनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण कोण 3 और कोण 2 का कोण 4। कोण 1 3 के बराबर होगा और कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करेंगे एकांतर कोण युग्म के बारे में, ठीक है। तो नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहिएगा, तो सारे आपके रेखा और कोण के बेस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एकांतर कोण, अब एकांतर कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण भी कोणों के जोड़े होते हैं, जिसमें हमें तो सीधा सा याद कराया गया कि जेड आकृति बननी चाहिए, उल्टा जेड, सीधा जेड, है ना, एन शेप बन गया। मतलब क्या हुआ कि हमने उसको इस तरह से घुमा दिया कि ये कोण बराबर होते हैं। तो ये एक समझने के लिए थोड़ा सा इजी रहता है, लेकिन इसके जो बेसिक रूल्स हैं, 3 शर्तें हैं जो पूरी होना जरूरी हैं। वो तीनों शर्तें पूरी होने पर ही एक कोण दूसरे कोण का क्या कहलाएगा? एकांतर कोण कहलाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 2 समांतर रेखा हैं, 2 समांतर रेखा है, और इन समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जो है वो काट रही है। जब तिर्यक रेखा काट रही है तो यहाँ पर क्या बनेंगे? 8 कोण बनेंगे, 4 इस बिंदु पर और 4 इस बिंदु पर। कोण नंबर 1, 2, 3, 4। यहाँ पर हम देखें तो फिर नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8। ये 8 कोण जो हैं यहाँ बन रहे हैं। कब बन रहे हैं? जब हम 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। ऐसी स्थिति में जो कोण बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, वो हम देखेंगे कि कौन सा शीर्षाभिमुख कोण है, कौन सा एकांतर कोण, और इसके बाद एक आएगा संगत कोण। वो भी हम इसी चित्र की सहायता से समझेंगे। देखो कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण है, कोण 2 और 4 शीर्षाभिमुख है, कोण 5 और 7 शीर्षाभिमुख है, कोण 6 और 8 एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। एकांतर कोण की पहली शर्त, जो जोड़ा होगा उसके दोनों कोण अलग अलग बिंदु पर हो, अलग अलग बिंदु पर हो। तो एक कोण अगर इस बिंदु पर है तो उसका एकांतर कोण नीचे वाले बिंदु पर होगा, ठीक है। शर्त नंबर 2 जो है तिर्यक रेखा के एक लेफ्ट में और एक राइट में, एक LHS में और एक RHS में हो, दाईं तरफ और एक बाईं तरफ, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर तो क्षेत्र की बात आती है। तीसरी शर्त क्या आती है? क्षेत्र की। ये जो 2 समांतर रेखा हैं, दोनों समांतर रेखाओं के अंदर वाला क्षेत्र कहलाता है अंतः क्षेत्र। क्या कहलाता है? अंतः क्षेत्र। और इनके ऊपर और नीचे ये कहलाते हैं बाह्य क्षेत्र। इनको बाह्य क्षेत्र कहा जाता है। तो जो एकांतर कोण हैं वो दोनों कोण जो हैं या तो अंतः क्षेत्र में होंगे या बाह्य क्षेत्र में होंगे, ठीक है। ये 3 शर्तें जब पूरी होगी तो ही वो कोण एक दूसरे के एकांतर कोण कहलाएंगे, अन्यथा नहीं कहलाएंगे। देखो जैसे हम सबसे बात करें कि सर कोण 1 का एकांतर कोण कौन सा होगा? कोण 1 का एकांतर कोण कौन सा होगा? तो हमारे पास क्या है? कोण
हम बात कर लें तो लिस्ट लगा देते हैं। कोण 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। एक तो खुद है, उसका एकांतर कोण कौन सा होगा वो देखना है। तो हम सबसे पहले लेंगे पहली शर्त, दोनों कोण अलग अलग बिंदु पर होने चाहिए। तो कोण 2, कोण 3 और कोण 4 ये तो हो नहीं सकते हैं। कोण 2, कोण 3 और कोण 4 क्योंकि एक ही बिंदु पर है। तो अब बचे हमारे पास ये 4 ऑप्शन। तो शर्त नंबर 2 कि दोनों, ये तो तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा के लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और एक राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो कोण एक इस तरफ है, तो इस तरफ के कोई भी कोण एक के एकांतर कोण नहीं होने वाले। कोण और 5 और 6 भी नहीं हो सकते। अब बचा कोण 7 और कोण 8। तो तीसरी शर्त क्या कह रही है कि दोनों ही कोण या तो अंतः क्षेत्र में होंगे या बाह्य क्षेत्र में होंगे। अब कोण 1 देखिए, कोण 1 कहाँ बाह्य क्षेत्र में है, तो कोण 8 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये अंतः क्षेत्र में है। तो बचा क्या? कोण 7। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। तो अब इसी तरह से हम लोग कोण 2 के बारे में देखते हैं। कोण 2 के बारे में, तो कोण 2 के लिए हम देखें 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो फिर पहली शर्त के हिसाब से ये 3 नहीं हो सकते, 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। कहा था कि एक लेफ्ट में होगा एक राइट में, तो 5 और 6 भी नहीं हो सकते। अब बचा 7 और 8। तो हमने कहा तीसरी शर्त कह रही है कि दोनों अंतः क्षेत्र में, ये दोनों बाह्य क्षेत्र में। कोण 2 अंतः क्षेत्र में है तो इसका एकांतर कोण भी अंतः क्षेत्र में होगा। अंतः क्षेत्र में क्या बचा है हमारे पास? केवल 8। तो 7 नहीं होकर के कोण 2 का एकांतर कोण 8 होगा। तो ये थी एकांतर कोण की शर्तें 3 जो हर स्थिति में लागू होनी ही चाहिए, तभी वो दोनों कोण एक दूसरे के एकांतर कोण कहलाएंगे। देखो कोण 3 का एकांतर कोण कौन सा होगा मैं बताऊं उससे पहले अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे दें। कोण 3 का पहली शर्त 1, 2, 3, 1, 2, 4 नहीं होंगे, 8 और 7 हो नहीं सकते क्योंकि एक ही तरफ है। बचा 5 और 6। कोण 3 अंतः क्षेत्र में है तो इसका एकांतर कोण भी अंतः क्षेत्र में होगा, तो इसका कोण हो जाएगा कोण 5। ठीक है। अब कोण 4 के बारे में बात करें तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कोण 4 का क्या होगा। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर अब तो बचा ही 6 है, तो मैं सीधा 6 लिख देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम देख लेंगे इस पर क्या तीनों शर्तें लागू हो रही हैं। कोण 4 1, 2, 3 नहीं हो सकते, इसी बिंदु पर है। कोण 7 और 8 नहीं हो सकते क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही हो रहे हैं। बचा 5 और 6, 4 बाह्य क्षेत्र में और 5 अंतः क्षेत्र में, तो 5 हो नहीं सकता। तो अंतिम छठा ही हमारा तीसरी शर्त को भी पूरी कर रहा है। तो ये हमारे क्या हैं? एकांतर कोणों के युग्म है। तो ये 3 शर्तें आज आपको कंसेप्ट के साथ समझ में आ गई। ये 3 बेसिक कंसेप्ट्स हैं, चाहे शर्तें हैं चाहे नियम, आप जो समझें, लेकिन ये लागू होने पर ही एकांतर कोण कहलाते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी शर्त क्या है? वो 2 रेखाएं समांतर होनी चाहिए, तभी वो एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। इसके बाद हम चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला, जो हमारा कौन सा? संगत कोण। कौन सा कोण? संगत कोण। तो अब हम संगत कोण को समझ लेते हैं, है ना। संगत कोण में भी इसी तरह की कुछ शर्तें होंगी। तो मैं इसी चित्र की सहायता से मैं आपको समझा देता हूँ ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। और अब तक आप वीडियो पर बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के यूज़फुल कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव जो टॉपिक्स हैं वो आप ही के लिए बनाए जा रहे हैं। और अगले टॉपिक्स के लिए बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। यहाँ देखते हैं संगत कोण। क्या संगत कोण पे भी यही नियम लागू होंगे? नहीं। अगर यही नियम लागू होंगे तो संगत कोण और एकांतर कोण में क्या ही अंतर रह जाएगा? थोड़ा सा चेंज है। अब कहानी में ट्विस्ट है कि दोनों कोण अलग अलग बिंदु पर होने चाहिए। हाँ, ये शर्त तो सेम है एकांतर कोण और संगत कोण में। तो सर ये तिर्यक रेखा, भाई तिर्यक रेखा के बात करें कि या तो लेफ्ट हैंड साइड में हो, या तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में हो, या दोनों ही क्या हो? राइट हैंड साइड में होने चाहिए। एकांतर कोण कहता है कि दोनों या तो अंतः क्षेत्र में या बाह्य क्षेत्र में। और हम यहाँ पर क्या कह देते हैं कि क्या कहें? जल्दी से जवाब दो। कि एक अंतः क्षेत्र में, एक
अंतः क्षेत्र में और दूसरा कहाँ पर, बाह्य क्षेत्र में होना चाहिए। ये तीन शर्तें लागू होने पर एक कोण दूसरे कोण का संगत कोण कहलाता है। जैसे हमने एक अंतर कोण में देखा था जेड शेप बन रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर एफ शेप बनते हैं। कौन से शेप बनते हैं? एफ शेप बनते हैं। हम उनको इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के शेप्स जहाँ पर हमें ये कोण इस तरह से नजर आते हैं कुछ, ठीक है। तो इनको हम समझने का प्रयास कर ले। देखो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई कि एक अंदर है और दूसरा भी अंदर हो गया, तो दूसरा क्या होगा, बाहर होना चाहिए। यहाँ पर देखें कि कोण एक का संगत कोण कौन सा होगा, वापस हम समझने के लिए नंबरिंग कर देते हैं 2 3 4 5 6 7 और 8। शर्त नंबर 1 के हिसाब से 2 3 और 4 कट जाएंगे, ये नहीं हो सकते क्योंकि एक ही बिंदु पर तो हो ही नहीं सकते संगत कोण। अगली शर्त कि दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में हो या दोनों ही राइट हैंड साइड में हो। तो कोण एक हमारा इस तरफ है, तो इस तरफ वाले एक भी नहीं हो सकते, तो कोण 7 और 8 भी नहीं हो सकते। अब बचा गया हमारे पास 5 और 6। इसको कंफर्म करने के लिए हमारी तीसरी शर्त काम आएगी। थर्ड लाइफ लाइन क्या कह रही है कि ये एक अंतः क्षेत्र में और दूसरा बाह्य क्षेत्र में। और यहाँ पर क्या है, कोण एक बाह्य क्षेत्र में है, तो इसका एक संगत कोण अंतः क्षेत्र में होगा। तो क्या होगा हमारा कोण 5। इसका क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा, जो कि इन तीनों ही शर्तों को पूरी करता है। इसी तरह से अगर हम इसमें एक चीज़ और देखें तो देखो आपको एफ शेप नज़र आ रहा होगा इस तरह का, जो हमारा ये तीसरे नंबर पर है, कुछ इसी तरह से। तो अगर नियम नहीं भी रहे तो इन आकृतियों को ध्यान में रखकर भी हम संगत कोण को पहचान सकते हैं। इसी तरह से कोण 2 के बारे में बात करें तो कोण 2 का क्या हो जाएगा, कोण 6। देखो वापस यहाँ पर कौन सा, ये वाला, ये आकृति बन रही है, दोनों अलग अलग बिंदु पर हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, एक अंतः क्षेत्र में है और दूसरा बाह्य क्षेत्र में। तीनों शर्तें संगत कोण की यहाँ पर पूरी हो रही है। तो इस तरह से अगर हम सीरियल लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ से शुरू किया और घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज अगर हमने नंबरिंग्स की है, तो संगत कोण के लिए सबसे इजी क्या रहता है कि आप 1 2 3 4 लिख दें और वापस इधर से काउंटिंग शुरू कर दें। ये हमारे संगत कोण हो गए। और आप 3 भेद शर्तें लगा के देख सकते हैं कि तीनों ही शर्तें इन पर लागू हो रही है। तो ये था हमारा संगत कोण का कंसेप्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली जो वीडियो है उसमें हम कक्षा 9 की इसी अध्याय 6 रेखाएं और कोण की प्रमेय करेंगे, प्रमेय को सिद्ध करेंगे, और उसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी चेकआउट कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन लगा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और सबसे इम्पोर्टेंट काम, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो आप अक्सर भूल जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।